जब चोट किसी कारण से हो, तो किसी भी कारण से अगर चोट लगती है तो इसमें अगर कोई इंजरी होती है तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी उसको कहा जाता है। इस पूरे प्लेक्सस को ही ब्रेकियल प्लेक्सस कहा जाता है। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, मैं शालिनी चंगीला कैनन फाउंडेशन से एक बार फिर से हाजिर हूँ इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया ताकि हिट रहे इंडिया। Keeping this hope alive, let's welcome Dr. Bimalendu Prachesh, who is working here in Vedanta, the Medicity, Gurgaon from last 10 years, who has done a number of reconstructive surgeries related to microsurgeries and aesthetic surgeries. But his main area of interest are rhinoplasty, hair transplant, facial rejuvenation, and the surgeries related to brachial plexus. So, Dr. Bimalendu, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। और आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? जी सर, हम आगे बढ़ते हैं। सर, आपका मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ब्रेकियल प्लेक्सस। तो आज हम बात करना चाहेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में अवेयरनेस जनता में अभी भी बहुत कम है, पर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल इस विषय में आता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है? बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने चूज किया है। इन चारों सब्जेक्ट से मुझे लगता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी एक ऐसी टॉपिक है जिसपे लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां छुपी हुई हैं। उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेकर। सो ब्रेकियल प्लेक्सस एक्चुअली में नर्व्स की एक कॉम्प्लेक्स होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं इस मॉडल के माध्यम से, तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसमें एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसमें से बहुत सारे नसें निकलती हैं। टू बी प्रिसाइज 5 नसें होती हैं, 1 2 3 4 और 5, और ये दोनों साइड होती हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में। सो राइट साइड की राइट अपर लिम्ब को कंट्रोल करती है और लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट अपर लिम्ब को कंट्रोल करती है। जब चोट किसी कारण से हो, तो किसी भी कारण से अगर चोट लगती है तो इसमें अगर कोई इंजरी होती है तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी उसको कहा जाता है। इस पूरे प्लेक्सस को ही ब्रेकियल प्लेक्सस कहा जाता है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो पेशेंट को सेंसेशन का लॉस हो सकता है, या राइट हैंड जिस हैंड की मूवमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, या दोनों साथ साथ में हो सकते हैं। सिवियरिटी डिफरेंट हो सकती है। सर, आपने सिम्टम्स बता दिया, ब्रेकियल प्लेक्सस बता दिया, बट हम बात करेंगे किन लोगों में आमतौर पे ये प्रॉब्लम आती है, क्या कोई रीजंस रहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है यूजुअली यंग लोगों में आती है, यंग वर्किंग पॉपुलेशन। और इसके साथ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज यंग वर्किंग पॉपुलेशन अपने फैमिली के लिए अर्निंग मेंबर होता है। और ज़्यादातर ये जो एक्सीडेंटल इश्यूज होती हैं, और एक्सीडेंट वो भी जो मोटर बाइक से होती है। सो मोटर बाइक चलाने वाले यंग वर्किंग पॉपुलेशन को मोस्टली ये अफेक्ट करती है, और ज़्यादातर ये ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमा, चोट, एक्सीडेंट के वजह से होती है। ओके, तो बेसिकली यू मीन टू से ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, इट्स एन इंजरी व्हिच कम्स आउट ऑफ एक्सीडेंट्स, सम ट्रॉमास। यस, एंड स्पेशली एक सेगमेंट है इसमें इंजरी का जिसको हम बर्थ ब्रेकियल प्लेक्सस करते हैं। बर्थ ब्रेकियल प्लेक्सस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चे पैदा होते वक्त, वो कंजेनाइटल नहीं होती है, अब जन्मजात नहीं होती है, बट बच्चे को पैदा होते वक्त जब खिंचाव हो जाती है किसी कारण से, तो उसमें भी ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो जाती है, जिसको हम बर्थ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी कहते हैं। नॉट इंसिडेंटल, बट इट इज अ स्मॉल सबसेट ऑफ पीपल जिसमें ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी बच्चों में हो सकती है। बच्चों में, स्मॉल बच्चों में होती है। जनता इस बात को जरूर नोट करे कि किन केसेस में बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आती है, और हमें इसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं कि सर, क्या टेस्ट होते हैं जिससे हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस का ही केस है? देखो, चोट के तुरंत बाद तो सबसे पहला डायग्नोसिस, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, तो अगर वो अपने जिस इन्वॉल्व लिम्ब को अगर मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो फर्स्ट शक वहीं पे जाती है कि ये कोई ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी तो नहीं है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज द फर्स्ट टेस्ट इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। कई बार जो बिकॉज ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से होती है, तो उनमें ब्रेन में भी चोट हो सकती है, लिम्ब में भी फ्रैक्चर हो सकती है, तो जिस वजह से प्रॉपर क्लिनिकल एस्टिमेशन या एनालिसिस नहीं हो सकती है। बट अगर सेंसेशन का लॉस है और फिंगर या हैंड के मूवमेंट का लॉस है, तो आप शक कर सकते हो कि ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी वेट फॉर द रिकवरी। समटाइम्स की रिकवरी स्पॉन्टेनियस हो जाती है, अगर ज़्यादा चोट नहीं है तो कई बार रिकवरी स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अगर नहीं रिकवरी स्पॉन्टेनियस होती है तो फिर हम कुछ टेस्ट करते हैं जिससे हम प्रूव कर सके कि यस, ये ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं।
ओके सर, एज यू मेंशन्ड अभी आपने बात की थी कि छोटे बच्चों में भी कई बार ब्रेकियल प्लेक्सस आते हैं, उस केस में आप कैसे डायग्नोस करते हैं कि वो तो बहुत छोटा सा बच्चा होता है, जी, कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे छोटे बच्चों में भी एक्चुअली क्या है, मूवमेंट अगर नहीं है आपके एक लिम्ब की तो वो तो आप आराम से डायग्नोज कर सकते हो, ओके बट उसके अलावा भी आप डायग्नोसिस में बच्चा तो आप कुछ बोलोगे बच्चे को कि उंगली को चलाओ, हाथ को चलाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम हैंडकरचिप टेस्ट होती है जिसमें बच्चों के आंख के ऊपर एक रुमाल रख देते हैं और उसके दूसरे हाथ को हम हाथ उसको स्टॉप कर देते हैं, जिससे वो कोशिश करता है उस रुमाल को जो इन्वॉल्व लिम्ब है उसको मूव करके ऑलराइट चलाने की। तो अगर वो मूव नहीं कर पाता है तो दैट इज अ डायग्नोसिस कि यस इस हाथ में कुछ प्रॉब्लम है। देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट फर्दर कि आगे हमें क्या करना चाहिए कि हम फाइनली डायग्नोज कर सके कि यस ये वही चीज है और आगे हमें कैसे इसको ट्रीट करना है। बेसिकली इट इन्वॉल्व्स एक्शन एंड रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो अगर बात करते हैं सर ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में, आपने क्लिनिकली एग्जामिन किया और आपको लगा ये केस ब्रेकियल प्लेक्सस का है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हाउ यू गो अबाउट इट, हाउ यू ट्रीट? जी, तो यूजुअली जब चोट लगती है और अस्पताल में मरीज रहता है तो उसमें क्या होता है कि उनके कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुके रहते हैं। तो उसमें एक सबसे कॉमन टेस्ट जो है ब्रेकियल प्लेक्सस के डायग्नोसिस के लिए वो है एमआरआई ऑफ दैट ब्रेकियल प्लेक्सस इन्वॉल्व पार्ट। बट एमआरआई बहुत जल्दी करने का कोई बहुत फायदा नहीं है, बिकॉज विद इन अ मंथ अगर आपने एमआरआई कर दिया तो बहुत सारे डिटेल्स जो होते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के वो कैप्चर नहीं हो पाते हैं। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस फर्स्ट डायग्नोसिस है और इमीडिएट एमआरआई करने की वैसी कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने एमआरआई करना ही है, यूजुअली हम लोग जो एमआरआई करते हैं टेस्ट, तो वो हम यूजुअली एक मंथ के बाद करते हैं। एक स्पेसिफिक सिचुएशन होता है जिसमें पेनिट्रेटिंग इंजरी है, अगर बाहर से कोई कट लग गया है और उस केस में हम पहले टेस्ट करके उसको डायग्नोज करके और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में 95% केसेस में एमआरआई आफ्टर अ मंथ करा जा सकता है और उसके बाद आप फाइनल डायग्नोसिस अचीव कर सकते हो। एक और टेस्ट होती है, उसको ईएमजी एनसीबी बोलते हैं। उस टेस्ट से आप स्पेसिफिक मसल में कोई मूवमेंट आ रही है नहीं आ रही है, उसका क्या रीजन हो सकता है। बिकॉज जब ये चोट होती है नर्व में तो उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये नस जो है पूरी तरह से उखड़ जाए यहाँ से, या फिर ये नस टूट जाए। तो अगर ये नस टूट जाती है तो उसकी अलग फाइंडिंग आएगी आपके ईएमजी में, अगर ये उखड़ जाएगी तो उसकी अलग फाइंडिंग आएगी। तो इन दोनों फाइंडिंग को डिफरेंशिएट करना जरूरी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सर आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट आपने अगर वंस यू हैव डायग्नोस्ड इट, तो ट्रीटमेंट में क्या, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि एक सेल्फ हीलिंग टाइम लोग ले लेते हैं या फिर पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दी जाती है कि यू हैव टू वेट टिल दिस पीरियड, देन आफ्टर विल प्लान की फर्दर सर्जरी की जरूरत है या सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। तो ये इस मिथ को, मिसकंसेप्शन को जरूर, बिल्कुल सही बात है और एक्चुअली ये बहुत बड़ा मिथ है कि और ये जब ये चोट जो है हर लेवल पे, गांव कस्बे लेवल पे भी चोट लगती रहती है क्योंकि बाइक आजकल आई थिंक हर जगह पे पहुंच गई है और मोस्ट कॉमन कॉज इसकी बाइक इंजरी मोटरसाइकिल से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से है। पहले के ज़माने में जब लोग साइकिल पर चलते थे तब भी चोट लगती थी, तब भी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती थी, बट वो लो वेलोसिटी इंजरी होती थी। लो वेलोसिटी इंजरी में यूजुअली ब्रेकियल प्लेक्सस में खिंचाव होती है जिसकी वजह से सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट रिकवरी स्पॉन्टेनियस हो जाती थी। आज के डेट में बिकॉज हाई वेलोसिटी इंजरी होती है, इसमें टूट होने के चांसेस या उखड़ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट मेंटालिटी शायद वही पुरानी चली आ रही है कि आप वेट करो वेट करो वेट करो, बट वेट करने से हम वो प्रीशियस टाइम खो देते हैं जिसमें सर्जिकली हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बिकॉज जिसमें इम्प्रूवमेंट होना है वो तो इम्प्रूव होगा, बट किसमें इम्प्रूवमेंट होना है उसे हम डायग्नोज करना जरूरी है कि इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं या नहीं। सो व्यूअर्स को ये नोट करना जरूरी है कि इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, देयर इज अ टाइम पीरियड, बट लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि किस टाइम में, किस सर्जरी में, किस प्रॉब्लम में कितना टाइम लगेगा ही होने में। So don't be your own doctor, viewers. Okay, so the next question comes कि अगर हम बात करें आपको टाइम पीरियड देते हैं तो बेसिकली क्या कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, 3 महीने की, 6 महीने की, कुछ ऐसी टर्म हमने सुनी है? बिल्कुल बिल्कुल, वो आप बताएंगे? देखिए यूजुअली जो कॉन्सेप्ट है कि 3 महीने तक अगर कोई रिकवरी नहीं हुई है तो आपको सर्जरी कर देनी चाहिए। 3 महीने तक अगर रिकवरी के कोई साइन नहीं है तो, और कोई साइन का मतलब क्लिनिकल साइन, अगर फिंगर में मूवमेंट आ रही है या शोल्डर में कोई मूवमेंट आ रही है,
तो वो एक साइन होती है। दूसरी हुई ईएमजी टेस्ट से हम कर सकते हैं कि ईएमजी में बहुत इनिशियल रिकवरी जो होती है वो भी कैच हो जाती है, तो अगर उसमें कोई रिकवरी है तो भी हम वेट कर सकते हैं। बट अगर इन दोनों फाइंडिंग्स में कोई रिकवरी नहीं है देन इट्स नो यूज ऑफ वेटिंग, बिकॉज अगर आप जितना लेट ऑपरेशन करते हो रिकवरी के चांसेस और खराब हो जाते हैं। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में कि क्यों टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जरी का टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बट इससे पहले हम ये जान लें कि सर्जरी जब भी करेंगे तो उसको डायग्नोज करना, हम वेट करने का मतलब यही है कि अगर हमें श्योर है कि इसमें रिकवरी होने के चांसेस तब वेट करें। अगर हम श्योरिटी नहीं है कि रिकवरी हो जाएगी वेट करने से, तो वी शुड नॉट वेट एंड डू द सर्जरी। ओके, सो एज यू सेड इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर आल्सो, और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें ऑपरेशन पे जाना है नहीं जाना है, और हम खुद ही अपने डिसीजन लेते रहते हैं, डॉक्टर के साथ नहीं जाते हैं। तो सिंस इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, आई जस्ट रियली वांट टू आस्क कि प्रोसीजर और रिकवरी टाइम की बात की जाए, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर द पेशेंट एंड द डॉक्टर आल्सो, कि कितना टाइम लगेगा उनको हील करने में, और जो सफर कर रहे हैं, ताकि अगर आपने सर्जरी प्लान करें तो उनकी जर्नी स्मूथ रहे। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? How fast they have to go? यस, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई सर्जरी करते हैं नर्व के साथ ऐसा है कि आप जब नर्व को जहाँ भी जोड़ते हो उस लेवल से जो मसल होती है, जो मांसपेशी होती है, उसको काम करने के लिए जो डिस्टेंस होता है, बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है इसका, कि अगर आपकी नस यहाँ पे टूट हुई है और मसल यहाँ पे है, जब सपोज एल्बो की हम बात करें तो एल्बो की मूवमेंट ऐसे होती है और ये मसल बाइसेप्स होती है। बहुत सिंपल टर्म में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो ये नर्व अगर यहाँ टूटी है और आपने इसको यहाँ जोड़ा, तो ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, और ये डिस्टेंस अगर XYZ जो भी है तो उसको आप ऐसे मान के चलो कि एक मंथ में 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 1 इंच के बराबर ग्रोथ होती है नर्व की, और ये डिस्टेंस हमने इंचेस में कैलकुलेट कर लिए, उतने मंथ रिकवरी लगेंगे। सो यूजुअली शोल्डर से इस मसल की दूरी जो होती है 7-8 मंथ में इसकी रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। उसी तरह शोल्डर के साथ भी उतनी ही ऑलमोस्ट डिस्टेंस होती है, बट ये हाथ के मामले में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, एंड दैट इज वाई इनिशियल डायग्नोसिस बहुत जरूरी होती है। क्योंकि अगर हम हाथ में फंक्शन नहीं है तो अगर हम शुरू में सर्जरी ना करें तो डिस्पाइट सर्जरी इसमें रिकवरी नहीं आएगी, अगर हम टाइमली सर्जरी नहीं करते तो। डॉक्टर गंभीर, तो आपसे बात करते करते मेरे जहन में फिर से एक सवाल आया है कि आपने इतनी डिटेल्ड हमें इंफॉर्मेशन शेयर करी है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि एक सेल्फ हीलिंग के टाइम में पेशेंट्स अपने आप को टाइम ही देते रह जाते हैं, और वो सोचते हैं कि शायद हीलिंग होती रहेगी, बहुत टाइम लगा के आपके पास आते हैं और रिकवरी नहीं होती। उस केस में सर्जरी करना कितना सक्सेसफुल होता है और कितना कामयाब होता है, और आप क्या कहते हैं पेशेंट्स को? जी, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम पेशेंट को एक्चुअली सेग्रीगेट करते हैं 2 पार्ट में। अगर सपोज पेशेंट की इंजरी प्रॉक्सिमल लेवल की है, शोल्डर और एल्बो की है, और पेशेंट हमारे पास 6 महीने साल भर तक भी आता है, तो नर्व रिलेटेड सर्जरी करने से फायदा है और रिकवरी होने के चांसेस है। बट अगर हैंड की मूवमेंट नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में अगर 6 मंथ से बियॉन्ड हो जाती है तो हम सर्जरी नर्व बेस्ड सर्जरी उसको नहीं रेकमेंड करते हैं। बट इसके अलावा हमारे पास है ऑप्शन। वो ऑप्शन उसमें होती है कि हम नीचे जांघों से मांसपेशी, लाइव मांसपेशी को माइक्रो सर्जरी के द्वारा खून की नली के साथ जोड़ते हैं और नसों के साथ भी जोड़ते हैं। तो एक लाइव मसल हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है उस फंक्शन को वापस लाने के लिए। यहाँ ये इंपॉर्टेंट समझना है कि ये माइक्रो सर्जरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसके रिजल्ट नर्व रिलेटेड सर्जरी से के कंपैरेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा एम करना चाहिए कि नर्व बेस्ड सर्जरी हो कर सके तो कर सके। अदर क्वेश्चन कम्स कि कुछ केसेस ऐसे भी होते होंगे जो बहुत कहते हैं इंसान लुट गया तो उसको डॉक्टर याद आया तो मसीहा याद आया, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते होंगे कि साल निकल गया, 2 साल निकल गए, तो उनको लगा कि चलो आराम नहीं मिला, डॉक्टर के पास चलते हैं। बिल्कुल उस सही बात। केसेस में क्या आप इलाज करते हैं? बिल्कुल सही बात है। पेशेंट्स हमारे पास कई बार बहुत लेट आते हैं और शायद ये इंफॉर्मेशन की डेफिशिएंसी की वजह से कि उनको लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है और उन्होंने ट्रेन मिस कर दी, बट समहाउ उन्हें कहीं से इंफॉर्मेशन आती है, फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो यस, हमारे पास है ऑप्शंस अवेलेबल, नॉट एज गुड एज नर्व बेस्ड सर्जरी, एज आई सेड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। वैसे केसेस में स्टिल एक ऑप्शन है जिसमें हम मांसपेशी लेकर, फ्रेश मांसपेशी को लेकर उसको माइक्रो सर्जरी के द्वारा जोड़कर उसमें पावर ला सकते हैं। इसके अलावा कुछ टेंडन ट्रांसफर होते हैं, जैसे पार्शियल इंजरी है,
ब्रेकियल प्लेक्सस की, जिसमें सारे मसल्स तो पैरालाइज नहीं है, कुछ मसल पैरालाइज है, कुछ नहीं है। वैसे केसेस में हम टेंडन ट्रांसफर करते हैं। बहुत बार आप देखोगे ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी में ये हाथ ऐसे गिरी होती है, इसको हम फुट ड्रॉप, ये रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो मसल काम कर रही होती है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, मसल ट्रांसफर। सो ये शेयरिंग ऑफ फंक्शन होती है, जिसमें ये फंक्शन जो फिंगर को मूव कर रही थी वो बाद में रिस्ट को भी सपोर्ट कर देती है। Another emotional question comes because ये ऐसा नहीं है कि जन्मजात की बीमारी होती है, ये ऑल ऑफ ए सडन किसी एक्सीडेंट से या किसी इंसिडेंट से अराइज होती है। समटाइम्स हम लोगों कि हाँ बाय बर्थ भी कई बार खिंचाव से हो जाती है। तो उस केस में क्या हम एक बड़े इमोशनल ट्रॉमा से निकलते हैं। जब इंसान के साथ ये चीज गुजरती है कि उसका हाथ नहीं चल रहा, उसकी रिस्क मूव नहीं करती, तो पेशेंट्स आपके पास आते होंगे कि हम मूव नहीं कर पा रहे, इंडिपेंडेंट फीलिंग खत्म हो जाती है। उस केस में उनको बहुत ही पेशेंस की, एक सपोर्ट की, एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है। उन पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और पेशेंट के साथ साथ में उनके फैमिली मेंबर को भी ज़रूरत होती है। आपको ये समझना है कि वो पेशेंट हु वाज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये यंग पर्सन्स होते हैं जिनके साथ उनके फादर या मदर या उनकी वाइफ आई होती है। वैसे में इसको बहुत टैक्टफुली मैनेज करना पड़ता है। पेशेंट को फैक्ट्स बताते हुए ये भी बताना पड़ता है कि रिकवरी के चांसेस हैं, आपको काउंसलिंग करनी पड़ती है, और रिकवरी का टाइमलाइन बताना पड़ता है। हमें पता है कि ये इसकी रिकवरी लेट होगी, बट वो किस तरह से पुट करना है पेशेंट के सामने, हम एक टाइमलाइन उनको बताते हैं, सो दैट दे हैव कि यस ये पॉसिबल है और इतने दिनों में आने वाली है। और हम पुराने पेशेंट्स के वीडियोस उनको दिखाते हैं, उससे उनको भरोसा होता है कि यस ये it's not a gone case. Okay, so since you have spoken about recovery, तो हम बात करें आज मेडिकल जगत की कि आज के टाइम पे हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है ब्रेकियल प्लेक्सस को लेके, how successful we are? Yes. See, it's as with any other injuries, I think brachial plexus बहुत complicated है, because if we are talking about the proximal parts, we are near normal recovery is possible, provided the patient comes on time. समय पे आ जाए पेशेंट, अगर 3 महीने 4 महीने के अंदर ऑपरेट हो जाए तो शोल्डर और एल्बो की मूवमेंट एक्सेलेंट आ सकती है, ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल के बराबर। हमें ये समझना है कि सीवियरिटी ऑफ इंजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऊपर की नर्व टूटी हुई होती है तो उसमें बिकॉज ये प्रॉक्सिमल मसल्स को सप्लाई करती हैं तो इसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। टाइमलाइन जो बताया गया वैसा ही होता है। बट अगर नीचे वाली नर्व की इंजरी होती है वैसे सिचुएशन में रिकवरी, बिकॉज टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो और रिकवरी 100% तो नहीं होती, बट इतनी होती है कि मरीज अपने डे टू डे लाइफ को, दिनचर्या को काम कर सके, और जिस लाइफस्टाइल में था बिल्कुल वैसा नहीं, बट ये है कि अपना वापस अपने कामकाज में जा सकता है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने हमने वापस अपने जो काम कर रहे थे वही काम में जा सकते। कभी कभी उनको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ सकता है। आपने बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करी है हमारे व्यूअर्स के साथ। आपने बताया है कुछ साल पहले जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, बट फॉर्चुनेटली आज इलाज संभव है। बट डॉक्टर कलिंग ने ये भी बताया है कि इलाज तभी संभव है कि हम टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करें, टाइमली अपने टेस्ट कराएं, घर पे बैठ के अपनी एक सेल्फ फीलिंग का टाइम ना दें कि चलो लग गई है, शायद 1 महीने में 2 महीने में हमारी जान वापस आ जाएगी। वियर्स, पहले हम फिजियोथेरेपी पे ही डिपेंडेंट रहते थे। एक बीमारी आती थी, वो फिजियोथेरेपी वाज द ओनली वे, वी वर डिपेंडेंट ऑन इट। बट आज मेडिकल जगत में इसका इलाज संभव है, सर्जरी संभव है। बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, सपोर्ट रखने की जरूरत है, और बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। जैसे ही आपको कोई इंजरी होती है, आपको लगता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस आप सफर कर रहे हैं, तो प्लीज कंसल्ट डॉक्टर लाइक डॉक्टर विमलेश ब्रिजेश। So Dr. Brijesh, thank you for giving your precious time and sharing knowledge with us. Thank you very much. Thank you, viewers.